हमें सही निर्णय लेना है और सही निर्णय ये लेना है कि हमें आईएएस या आईपीएस बनना है और हमने निर्णय ले लिया। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर लोटस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कहीं ना कहीं जीवन से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसको केवल परीक्षा, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी एग्जाम के दृष्टिकोण से ना समझें या उस दृष्टिकोण से संदर्भित करते हुए ना समझें। इसको पूरे जीवन के जो हम निर्णय लेते हैं उससे ही संबंधित करके भी देखें। मित्रों, यहाँ से मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा मुद्दा है पूरे जीवन का कि यदि ये सही हो जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस यूपीएससी की फील्ड में आईएएस और आईपीएस नहीं बनना चाहेगा यदि वो तैयारी के लिए आगे आता है। कौन ऐसा विद्यार्थी है जो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और अन्य इलाहाबाद, पटना जैसे स्थानों पर तैयारी करने आता है और वो ये सोच के तैयारी करने नहीं आता है कि वो अपनी तैयारी के दौरान उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी वो यही सोच के आता है कि मैं तैयारी करने जा रहा हूं दिल्ली XYZ अमुक स्थान पर और निश्चित रूप से एक दिन मैं सफल होकर लौटूंगा और मैं अपने गांव, अपना शहर और अपने जिला और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छी बातें होने के बावजूद भी सिलेक्शन की ये जो कहानी है वो कहीं पर रुक जाती है या कहीं उसमें बाधा आ जाती है या कहीं उसमें रोड़े आ जाते हैं। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं यहां इस मुद्दे से संबंधित कि सभी लोग चाहते हैं हमारे जीवन में अच्छा हो। कौन ऐसा विद्यार्थी होगा, कौन ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसने ये सोचा हो यदि मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए XYZ किसी शहर में जा रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन ना हो। कौन ऐसा होगा जो ये सोचेगा या ये चाहेगा कि मैं जो है आईएएस आईपीएस ना बनूं। सभी लोग चाहते हैं ये, जो लोग तैयारी करने के लिए मैदान में आते हैं। और एक बार जब मैदान में उतर गए तो फिर दाएं बाएं क्या देखना, फिर तो जो है फैसले की घड़ी का इंतजार ही करना है, होगा या नहीं होगा। कुछ लोग बीच से यानी कि युद्ध में बिना लड़ते लड़ते या फिर ये कहें कि लड़ते लड़ते जो है वो हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग अपना आत्मविश्वास नहीं संभाल के रख पाते हैं और कहीं ना कहीं आशा जो है वो निराशापूर्ण जीवन में बदलने लगती है। यानी बहुत अच्छा मोटिवेशन घर से प्राप्त हुआ था, बहुत अच्छा मोटिवेशन स्कूल से प्राप्त हुआ था, मित्रों इत्यादि के बीच में वो विद्यार्थी जो है वो एक प्रकार से जाना जाता था, पूजा जाता था, माना जाता था कि वाकई में इसका दिमाग जो है एक दिन जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके बताएगा। वही विद्यार्थी जब XYZ यानी कि दिल्ली, पटना, इलाहाबाद जैसे किसी भी शहर में गया और वहां उसने अपने आप को तैयारी में पूरी तरीके से झोंक दिया, बहुत सारे विद्यार्थी सफल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इस सारी अच्छे गुण और अच्छी बुद्धि होने के बावजूद भी नहीं सफल हो पाते हैं। आखिर क्यों? इस प्रश्न पर हमें सोचना पड़ेगा। इन्हीं सारी बातों से संबंधित मैं आपके सामने एक मुद्दा लेके आया हूं कि आखिरकार हम जीवन में सही निर्णय कब नहीं ले पाते हैं और जब हम कोई बात सोच लेते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में हम उसको 100% रिजल्ट में क्यों नहीं बदल पाते हैं। मसलन किसी विद्यार्थी ने यह सोचा मुझे यूपीएससी में सिलेक्ट होना है, बहुत अच्छी बात है, और उसको परिवार से, घर से, दोस्तों से पूरा सपोर्ट है। तो फिर कौन सी ताकतें हैं जो उसको सिलेक्शन, और उसकी खुद की ये इच्छा है कि मुझे समाज में अपने घर का, परिवार का, राष्ट्र का, देश का नाम रोशन करना है।
उसके बावजूद भी, यानी सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन की ये जो दौड़ है उसमें कई बार जो ऊर्जा के प्राण पखेरु हैं वो उड़ जाते हैं, वो धराशायी हो जाते हैं। ऐसा क्यों मित्रों? ऐसा क्यों कि हम ये चाहते हैं और हम ये जानते भी हैं कि आईएएस आईपीएस बनना कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। जब 1853 में एक प्रकार से योग्यता प्रणाली को अपनाया गया था और उस समय जब किसी को आईएएस आईपीएस बनना होता था तब उस समय जो है व्यक्ति को ब्रिटेन जाना पड़ता था और इंग्लिश लिटरेचर, लैटिन साहित्य इत्यादि विषय लेने पड़ते थे। फिर भी जो है बहुत सारे लोगों ने, सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने आईसीएस जो है और ये एग्जाम जो है पास करके दिखाया। लेकिन आज तो यूपीएससी की परिभाषा ही बदल चुकी है। अब तो पूरा सिलेबस आपके सामने है और भारतीयों का ही शासन है और इतने सारे जो हैं मार्गदर्शक उपलब्ध हैं और फिर भी सारी परिस्थितियां आसान होते हुए भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का हो जाता है, बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? आखिरकार क्या कारण है इसके पीछे? यानी जब 1853 के चार्टर एक्ट में मैकाले आयोग का गठन किया गया था, योग्यता प्रणाली को अपनाया गया था, यूपीएससी की परीक्षा का शुभारंभ होगा आगे जाने वाले समय में, उसकी तुलना आज की यूपीएससी की परीक्षा से करिए तो आज तो बहुत ही आसान है। अब तो किसी को 2 महीने जहाज का सफर करके इंग्लैंड जाना नहीं है, ना ही जो है यूरोप के विषय में तैयारी करनी है, भारतीय विषयों से तैयारी करनी है। और यह भी स्पष्ट है कि इतना मार्गदर्शन है, इतना सिलेबस है, यदि आप निश्चित घंटे और सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं इसमें बाधा आ जाती है। ऐसा क्यों? समझने का प्रयास करते हैं। मैं उन शब्दों पे दोबारा से आऊंगा कि ऐसा क्यों हम जो है सफल नहीं हो पाते। लेकिन पहले इन शब्दों की जरा चर्चा करते हैं। यहां एक बात लिखी गई है, सही निर्णय, और मूलतः फोकस किया जा रहा है डिसीजन। तो आपको पता है भारत में कोई भी व्यक्ति जब तक पश्चिम के उदाहरण ना ले तब तक उसकी बात में वजन ही नहीं रहता, तब तक उसकी बात को महत्व ही नहीं मिलता। इसीलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे भी कुछ पश्चिम के 2-4 नाम आपके सामने लाने ही पड़ेंगे। अदरवाइज जो है ये तमगा स्थापित कर दिया जाएगा कि जो है ये ज्ञान जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा है। ये हमारी विडंबना है कि हमें कोई भी चीज भारतीयता दृष्टिकोण से समझानी होती है तो घूम फिर के उस बात में वजन लाने के लिए जबरदस्ती पश्चिम के उदाहरण लाने पड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो ढर्रा चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है इस चीज को सही मानते हैं और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन चलिए उसको हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज से शुरुआत कर लेते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हर्बर्ट साइमन। क्या नाम था उनका? हर्बर्ट साइमन। ये जो हर्बर्ट साइमन थे, इन्होंने डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय निर्माण के बारे में बहुत सारी बातें कही। इन्होंने कहा सबसे पहले जो है ये पता करो कि समस्या क्या है। मूल रूप से तो यही पता करना पड़ेगा समस्या क्या है। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि सबसे पहले पता करो कि आखिरकार समस्या, प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात कहते हैं हर्बर्ट साइमन कि विकल्पों का चयन कर लो। ठीक है भाई, विकल्प जो हैं इनका चयन कर लो, कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं डिसीजन लेने के लिए। और फिर तीसरी बात कहते हैं हर्बर्ट साइमन कि जो सबसे अच्छा विकल्प हो, ठीक है, मौजूदा परिस्थितियों में जो सबसे अच्छा विकल्प हो उसका चयन करना है। यानी मौजूदा परिस्थितियों में जो सबसे अच्छा विकल्प है उसका चयन करना है। मौजूदा परिस्थितियों में जो सबसे अच्छा विकल्प है उसका चयन करना है। हर्बर्ट साइमन यहां रुकते नहीं है, इससे एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और वो कहते हैं आगे जाके यदि यहां कहीं भी कोई समस्या हो तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए? ह्यूरिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। यानी सही तरीके से बुद्धि के अनुसार जो है
कौन से निर्णय लिए जा सकते हैं, उसके लिए जो है हर्बर्ट साइमन कहने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात अपने आप में ठीक होगी, इस बात से कोई गुरेज नहीं, इस बात से कोई किसी भी प्रकार का जो है गिला शिकवा नहीं। एक बहुत बड़ी थिंकर थी, अति सम्मानीय थिंकर जो है थी, इनका नाम था मैरी पार्कर फोलेट। तो मैरी पार्कर फोलेट कहती है कि यदि कहीं ना कहीं द्वंद्व वाली परिस्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में आप एक सही निर्णय कैसे ले सकते हो। तो उनका यह कहना था, मैरी पार्कर फोलेट का यह कहना था कि यदि मान लीजिए दो पक्ष हैं तो एक पक्ष जो है अपनी कुछ मांगों को क्या कर ले, समझौता कर ले, वही जो दूसरा पक्ष है वो अपनी कुछ मांगों से समझौता कर ले और एक बीच में क्या निकाल दे, समाधान वाला उत्तर निकाल दे। अब यहां पर एक पक्ष तो मैं हूं और दूसरा पक्ष मेरे अंदर की अंतरात्मा, अंतर भावनाएं हैं, जिसे आप मन कह सकते हो। तो इन दोनों पक्षों में किस प्रकार से एक प्रकार से सामंजस्यपूर्ण निर्णय निकाला जाए, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण पे ये सारी बातें कह दी और एक अच्छा निर्णय कैसे लिया जाए, ये सारी बातें उन्होंने कह दी। क्योंकि हमें पश्चिम के चश्मे से कुछ बातें जरूर समझनी थी या उसको जरूर बतानी थी, तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। चलिए अब आ जाते हैं भारत में, भारतीयता संदर्भ में। तो भारतीय संदर्भ में ये डिसीजन मेकिंग पे शायद सबसे ज्यादा रिसर्च हुई होगी, लेकिन समस्या इस बात को है कि ये बात जनता के सामने लाए कौन। निर्णय निर्माण में भारतीय दर्शनों ने जितना रिसर्च किया होगा शायद ही किसी ने रिसर्च किया होगा, और वही शब्द जो है वो पश्चिम के जो शब्द हैं वो भारी भरकम, यानी भारतीय शब्द पश्चिम के शब्द से कन्वर्ट होके हमारे सामने आ जाते हैं और उन्हीं शब्दों को हम जो है भारतीयों के सामने परोसने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि इस चीज को आपको समझना है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता को जो है पश्चिम में, यानी पश्चिम का एक शब्द है नैरसिसिस, और उस नैरसिसिज्म जो शब्द है उसका हिंदी अनुवाद किया गया आत्ममुग्धता, और इतना भयानक हिंदी अनुवाद किया गया कि वो आत्ममुग्धता को पूरी तरीके से नकारात्मक साबित कर दिया कि आत्ममुग्धता जो है वो एक मानसिक बीमारी है, कहीं ना कहीं वो एनडी से संबंधित बीमारी है या ओसीडी से संबंधित बीमारी है। तो मेरा उन सभी लोगों से ये कहने का प्रयास है कि मीराबाई जो है भगवान की भक्ति में लीन हो गई थी, तो क्या उनको भी ओसीडी की बीमारी हो गई थी? कोई भी भक्त वैष्णव परंपरा में लगातार भक्ति में लीन हो जाता है और उसको ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं, तो क्या उसको ओसीडी की बीमारी है? ये बात समझाना चाहिए। यदि कोई बात ये तर्क के साथ कह रहा है तो उसको ये समझाना चाहिए, इसका उत्तर देना चाहिए। आत्ममुग्धता जो है वो नकारात्मक संदर्भ में किसी बात को गलत साबित कैसे किया जाए? यानी कोई जो है वो सत्य की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई जो है भक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, नहीं नहीं नहीं, इस चीज की ओर आगे मत बढ़ो, कहीं ना कहीं ये बीमारी तुम्हारे दिमाग में आ सकती है। यही भ्रामक जो है इन चीजों से कहीं ना कहीं आपको समझना है। पर यहां मैं आपके सामने जो चर्चा करना चाह रहा हूं वो ये कि आखिरकार इस निर्णय के बारे में भारतीय जो है वो संस्कृति, भारतीय दर्शन में क्या बातें कही गई हैं। तो भारतीय दर्शन में निर्णय के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विवेक। और विवेक जो है वो उसमें विवेक में जो है बुद्धि का योगदान जो है बहुत कम प्रतिशत होता है। यानी भारतीय संदर्भ में सही निर्णय के लिए जो एक सबसे अच्छा शब्द लिया गया है उसका नाम है विवेक। क्या नाम है उसका? विवेक। तो यहां आपको ये बात समझनी है कि ये जो विवेक है ये आखिरकार ये विवेक आएगा कैसे, बनेगा कैसे। तो यहां मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि यदि सही निर्णय लेना है और मान लीजिए कोई विद्यार्थी XYZ किसी शहर में जाता है तैयारी करने के लिए
और शुरू में 6 महीने बहुत अच्छी तैयारी करता है, यानी वो किताबें जो है पूरी तरीके से लाल पीली काली कर देता है और रट के फेंक देता है। लेकिन अचानक जो है धीरे 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 क्या होता है, मानसिक ऊर्जा का ग्राफ और निर्णय लेने की जो है सकारात्मक क्षमता किसी एग्जाम से संदर्भित वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, भ्रमित होने लगती है, या धीरे धीरे उसमें कहीं कमी होने लगती है। ऐसा कई बार जब ये देखा गया कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है सब कुछ अच्छा होने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप निश्चित रूप से अपने आसपास के वातावरण को देखो। और ये मैंने आपसे ये बात जो है, यानी मैं इस बात का कई बार जिक्र जो है करता हूं हमेशा विद्यार्थियों के सामने, कि जब कहीं भी आप जो सोच पा रहे हो उसे निर्णय में तब्दील नहीं कर पा रहे हो, तो समझना पीछे के पूर्वाग्रह, पीछे की कुछ परिस्थितियां जो है वो दिक्कत दे रही है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है जो तैयारी करने के लिए उतरा है वो IAS IPS बनना चाहता है, और IAS IPS यदि बनना चाहता है तो उसने सोच रखा है कि मैं 10-12 घंटे 15 घंटे रोज पढ़ूंगा, और वो 10 महीने 8 महीने इतनी पढ़ाई करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बीच में समस्या कहाँ आ जाती है, फिर बीच में लोग सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, या बीच में कहीं गाड़ी क्यों जो है अटक जाती है। क्योंकि वो अपनी मानसिक परिस्थितियों को अपने भावात्मक पक्ष से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वो होती है विवेक की। पर बात आती है ये विवेक आएगा कैसे, तो याद रखना विवेक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरत है वो योग शास्त्र में, और यानी कि जो योग दर्शन है महर्षि पतंजलि वाला, और भगवान बुद्ध के जो है बौद्ध दर्शन में, या हम जैन दर्शन का भी नाम ले लें, या हम शंकराचार्य के दर्शन का नाम ले लें, या मीमांसा का दर्शन, किसी भी दर्शन का नाम ले लें, विशेषकर यदि हम योग दर्शन का नाम लें, तो ये विवेक आएगा कैसे। विवेक आएगा चित्त जो है उसको स्थिर करने से। जब तक ये चित्त स्थिर नहीं होगा, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आप ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्या किया जाए। भारतीय तरीके से और भारतीयता के शब्दों के साथ, यानी जो हमने अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में जो शब्द सीखे हैं, उसी के ही अनुसार जिस बात को समझाया जाए वो सबसे आसान हो सकती है। ये शब्द ऐसा नहीं होगा कि इस शब्द से आप परिचित हो, इसके लिए मैंने कोई भारी भरकम इंग्लिश का शब्द लाके रख दिया हो, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं किया है। सिंपल रूप से एक शब्द का इस्तेमाल किया, विवेक। अब विवेक के लिए कहां पर जाया जाए, इसको प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, फिर से हमारी संस्कृति, हमारा गौरवशाली जो है दर्शन, वहां पर जाना पड़ेगा। और वहां पर भी हम कहां चले गए, योग दर्शन के पास। और योग दर्शन ने कहा आप अपने चित्त को स्थिर कीजिए। जब चित्त को स्थिर कर लिया तो आपका जो भावात्मक पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा। जब भावात्मक पक्ष मजबूत हो जाएगा तो आपकी जो भी मानसिक समस्याएं हैं, यानी दिमाग को इस भावनात्मक पक्ष के अनुसार ना चला पाने वाली जो समस्या होगी, यही कारण है सिलेक्शन ना होने का, या जीवन में जो सोचते हैं वो नहीं कर पाने का, और कोई कारण नहीं है हमारे दर्शन शास्त्र के अनुसार, या हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार, या हमारी आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार। यदि हमने अपने चित्त को किस प्रकार से कर लिया हो, जैसा जैन दर्शन में समझाया गया है कि शुद्ध चैतन्य, यानी जिस प्रकार तेल पे जो है, जिस प्रकार तेल पे धूल के कण चिपक जाते हैं तो वो धूल के कण तेल से निकालना बड़ी मुश्किल होता है, ठीक इसी प्रकार जो हमारा शुद्ध चैतन्य, हमारी आत्मा है, यहां पर कर्म फल पुद्गल इत्यादि चिपक जाते हैं, उनको हम आश्रव, बांधव और जो है निर्जरा और सवर के माध्यम से दूर करेंगे। हर दर्शन में बात वही कही जा रही है, चित्त जो है इसको स्थिर करना पड़ेगा। और योग दर्शन में तो स्पष्ट रूप से इतनी, यानी उसने तो नाड़ियों की भी बात कर दी, योग दर्शन ने तो चक्र की भी बात कर दी, और आज जो है उस चीज को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा रहा है, पर पहले नहीं माना जाता था ये। तो यहां मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आखिरकार विवेक आएगा कैसे। तो विवेक के लिए मैं बहुत बड़ी जो है लंबी चौड़ी थ्योरी कहने से बचूंगा, एक ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, चित्त को स्थिर करना।
ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, चित्त को स्थिर करेंगे। ये हो गया हमारा चित्त। अब कोई विद्यार्थी ये पूछ सकता है सर चित्त क्या होता है? चित्त का मतलब जो हमारा मन, हमारी अंतरात्मा, इस चित्त को स्थिर करेंगे। चित्त को स्थिर करेंगे तो इसके बाद जो है हम जो हमारा भावात्मक पक्ष है, ये अब भावात्मक पक्ष क्या हो गया? भावात्मक पक्ष का मतलब जो हमारी चित्त से उत्पन्न भावनाएं हैं, इस भावनात्मक पक्ष से जो हमारी बुद्धि है इसको हम नियंत्रित करेंगे। तीसरा क्या हो गया? तीसरा शब्द क्या हो गया? तो दूसरा शब्द तो ये हो गया भावात्मक पक्ष, और तीसरा शब्द हो गया बुद्धि। तीसरा शब्द कौन सा हो गया? बुद्धि। बस 3 ही शब्द का इस्तेमाल करना है, ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी से बचना है। 3 शब्द क्या? चित्त को स्थिर करेंगे, चित्त स्थिर हो जाएगा तो भावात्मक पक्ष जो है उसको थोड़ा सा क्या बनाएंगे? मजबूत बनाएंगे। भावनात्मक पक्ष से दिमाग, बुद्धि दिमाग को आदेश देंगे तो आपके पास विवेक आ ही जाएगा। विवेक का मतलब सिर्फ इतना होता है सही और गलत का निर्णय कैसे ले सकें, इसको ही विवेक कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे के जो दर्शन है, इसके पीछे की जो थ्योरी है, उस पे लोगों ने अपना जीवन जो है वो पूरा खपा दिया। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, महर्षि पतंजलि, कणाद ऋषि, मीमांसा, और हमारा जो वेदांत दर्शन है शंकराचार्य, सारी बातें उन्होंने अपने जो है प्रयोगों के माध्यम से की। और जो गहन अनुभूतियां जो है लोगों ने तपस्या करके, बहुत ज्यादा जो है ध्यान करके, आध्यात्मिक रूप से जो गहन अनुभूतियां की, उस गहन अनुभूतियों को यदि कोई बीमारी कह दे तो समझ लेना इससे बड़ा हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ठीक है, यहां मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि यदि सही निर्णय लेना तो 3 ही शब्द आपके सामने मैं रखता हूं। इसके अलावा मैं कोई थ्योरी को या कोई अन्य चीज को या किसी भी प्रकार से अन्य शब्दों को रखने से बचूंगा। 3 शब्द जो, ताकि वो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहली चीज, हमारा जो चित्त है उसको स्थिर करना है। और इसको स्थिर करने का क्या तरीका, आप देखना आपके आसपास का वातावरण कैसा है। सबसे पहला यह कार्य है। दूसरा, आपको अपने भावात्मक पक्ष को जो है धीरे धीरे चित्त के स्थिर करने से भावात्मक पक्ष जो है वो मजबूत बनाना। और फिर जब भावात्मक पक्ष आपका मजबूत हो जाएगा तब आप बुद्धि को आदेश दोगे कि भाई 12 घंटे पढ़ना है क्योंकि आईएएस का एग्जाम निकालना है और मुझे 1 साल के अंदर कलेक्टर बनना है या मुझे एसपी बनना है। तो आप बुद्धि को आदेश दोगे और बुद्धि को दासत्व भाव से, एक गुलाम के भाव से काम करना पड़ेगा। और याद रखना, वो आदेश आप अपने मन को दे रहे हो, आप अपनी बुद्धि को दे रहे हो, और आपने जो अपनी संज्ञानात्मक जो अपनी बुद्धि है उसको पूरी तरीके से अपने भावात्मक पक्ष में कर लिया। क्यों? क्योंकि चित्त जो है वो आपने स्थिर कर लिया। तो 3 ही शब्द आते हैं और इन्हीं तीनों शब्दों से ही पूरा निष्कर्ष निकलता है। ये हमारे दर्शन, ये हमारा खजाना है, ये हमारा जो है, ये हमारा अपना ज्ञान है। हम इस पे यदि गर्व ना कर पाए तो फिर आप समझ लीजिए फिर हम लोग क्या कहें फिर अपने आप को। ठीक है, यानी हमारे पास इतनी बहुमूल्य समृद्धि है, संस्कृति है, ज्ञान है, लेकिन फिर भी यदि हमें पश्चिम के शब्दों का सहारा लेना पड़े तो फिर अब आप समझ लीजिए मुझे उसके लिए कुछ कहने की आपसे आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप इस बिंदु को जरूर समझना कि यदि हमें सही निर्णय लेना है, और सही निर्णय ये लेना है कि हमें आईएएस या आईपीएस बनना है और हमने निर्णय ले लिया, हम आ ही गए उस शहर जिस शहर में हम जाना चाहते थे XYZ, और तैयारी में कूद ही गए, तो अब एक बार कूद गए या दौड़ लगा दी तो अब पीछे क्या देखना। अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर अपने चित्त को बहुत ही क्या बनाना है, यानी इतना जो है आप अपना चित्त स्थिर बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे कि यहां से सारी जो आपकी भावनात्मक पक्ष है वो कहीं भी बिखरेगा नहीं बिखरेगा तो बुद्धि जो है ना पूरी तरीके से उसके अनुसार कार्य करेगी और वो गुलाम आपकी दासत्व जो है वो बन जाएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं कई बार, मन। अब वो मन जो है कहीं भी भटकेगा नहीं। और 12 घंटे के लिए यदि वादा किया है हमने अपने आप से, तो 12 नहीं 13 घंटे पढ़ के बता देंगे। और आपने कईयों बार जो है उदाहरण सुने होंगे। ठीक है, मैं अपने जान पहचान के लोगों के उदाहरण देने से बचता हूं।
ये आपने कई बार सुने होंगे उदाहरण कि कोई विद्यार्थी दिल्ली आया या कहीं किसी शहर में गया तैयारी करने, तो उसे लगा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, यानी या तो मुझे घर पे जाके खेती करनी है या फिर जो है मुझे अपना चेहरा घर वालों को दिखाना पड़ेगा जो कि एक हारा हुआ चेहरा है। तो उसने जो है सिर्फ अपने दिमाग में यही बात रखी और अपने आप को तैयारी में झोंक दिया। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे लगातार जो है वो तैयारी से जुड़ा रहा, तैयारी करते रहा और सफलता मिल गई। ऐसे कईयों इंटरव्यू आपने सुने होंगे कि जीवन की परिस्थितियों ने आखिरकार उसे सफलता प्राप्त कर दी, बना दी। तो कहीं ना कहीं उसने अपने चित्त को मलिन नहीं होने दिया, चित्त को दूषित नहीं होने दिया और जो शुद्ध चैतन्य है उस पर धूल के कण जो है लगने नहीं दिए। तो यही मैं आपसे बात कहना चाह रहा था कि यदि सही निर्णय आपको अपने जीवन के भी किसी परिस्थितियों में और अपनी तैयारी में भी यदि आपको निर्णय लेना है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि हम जो सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम जो है वो हमसे निकल नहीं रहा है या एग्ज़ाम जो है हमने 2 प्री दे दिए, 2 मेंस लिख दिए, 2 इंटरव्यू दे दिए, अब हमारा एग्ज़ाम कहीं ना कहीं फंस रहा है, तो याद रखना हमारा भावात्मक पक्ष जो है वो बुद्धि को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। बस इतनी ही बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और निर्णय आपने ले लिया कि मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है, तो फिर अब बताइए इस पूरी दुनिया में किसके लिए कठिन बात है? सब ये जानते हैं 12, 13, 14 घंटे पढ़ो, उसके बाद क्या करना है? प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, बन जाओगे कलेक्टर। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? इसमें कौन सी बड़ी जो है वैज्ञानिक थ्योरियां हैं? लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं हो पाते हैं सिलेक्ट। आखिर क्यों? क्योंकि वो अपने निर्णय को अपनी भावात्मक पक्ष के द्वारा अपनी बुद्धि से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। बस इतनी ही तो बात है। अदरवाइज सोच लिया कि नहीं अब मुझे आईएएस आईपीएस बनना ही है और बनने के बाद जो है आ गए, तैयारी में उतर गए, उसके बाद फिर बहुत सारी जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे भ्रम के मायाजाल और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि फिर जो है कहीं ना कहीं हमारा भावात्मक पक्ष धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, बुद्धि का पक्ष जो है वो हावी होने लगता है और फिर जैसा समझ लीजिए कि बहता हुआ पानी है जो किसी भी दिशा में बह रहा है। तो फिर ऐसे चित्त को, ऐसे मलिन चित्त को आप खुद सोच लीजिए कहाँ सफलता मिलेगी जो एक दिशा में ऊर्जा बढ़ ही नहीं पा रही है। बिखरा हुआ व्यक्तित्व, बिखरी हुई चीज है, इन सबको एकत्रित करना पड़ेगा। और एकत्रित कहाँ से होगा? चित्त से। चित्त के बाद क्या होगी? भावनाएं। भावना के बाद क्या होगी? बुद्धि। बस इनका संयोग कर लीजिए, यकीन मानना आईएएस आईपीएस तो छोड़िए, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो वहां पर आप फतेह हासिल कर लोगे। दुनिया में हमेशा जो भारत विश्व का इतिहास रहा है, 2 ही चीजों को महत्व दिया गया है। कौन सी 2 चीज हैं? वो 2 चीज हैं, यानी आप एथेंस स्पार्टा से लेकर और विश्व के जितने भी युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और जितनी भी सभ्यताएं उजड़ी बनी और जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना हुआ, चंगेज खान। चंगेज खान से ज्यादा जो है मैसेकर, यानी जो है जिसे कहते हैं कि नरसंहार करने वाला व्यक्ति आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कहते हैं वो ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र में गया तो वहां की जनसंख्या लगभग 25 लाख थी। उसने जो है पूरी जनसंख्या को कत्लेआम करके उनकी गर्दनें काट दी, केवल 2-2.5 लाख लोग रह गए। उससे पूछा गया भाई आपने चलो पुरुषों को मार दिया, महिलाओं को क्यों मारा, बच्चों को क्यों मारा? तो उसने कहा कि मैं संस्कृति और अन्य चीजों को भी नष्ट कर देना चाहता हूं, यानी उसके बाद भी कुछ बचे नहीं। ये था चंगेज खान। इन सारी चीजों के पीछे 2 ही बातें थी, ताकत और सम्मान। प्रथम विश्व युद्ध देख लो, द्वितीय विश्व युद्ध देख लो, उससे पहले की जो परिस्थितियां देख लो, और जब आप एग्जाम में सफल होने जा ही रहे हो, यानी आईएएस आईपीएस बनने जा ही रहे हो, तो वहां भी तो यही 2 चीजें प्राप्त करोगे, ताकत और सम्मान। तो याद रखना, सभ्यता के विकास से और आज तक इन्हीं 2 चीजों पे ही दुनिया अटकी हुई है। भले ही कौन सी विचारधारा आ जाए, कोई भी विचारधारा जो है वो हावी हो जाए, लेकिन इन्हीं 2 शब्दों पर ही दुनिया चलती है, चलती आई हुई है, अभी तक चल भी रही है और आगे भी इन्हीं पे ही चलेगी। कौन से 2 शब्द? ताकत और सम्मान। मुसोलिनी के कथन क्या कहा गया है? उससे पहले कुछ जो है महत्वपूर्ण कथन जिन्होंने, यानी शक्ति के बारे में क्या कहा है, राष्ट्र के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा, यानी फिट्टे एक महोदय थे, उन्होंने कहा कि भाई शक्ति ही पूजा है,
मुसोलिनी ने कहा कि वो नारीत्व औरत्व जो है वो, यानी उससे तुलना करके मुसोलिनी ने कहा कि भाई ये युद्ध करना तो एक पुरुषत्व का काम है। हालांकि इनकी विचारधारा अच्छी नहीं थी, नहीं, यदि इनकी विचारधाराएं गलत थी, इनकी विचारधाराएं यदि अच्छी होती तो विश्व युद्ध नहीं होते। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा पूरा विश्व था वो विश्व किस विचारधारा में आगे बढ़ा, इन्हीं विचारधाराओं पर तो आगे बढ़ा। कौन से दो शब्द? ताकत और सम्मान। आप कोई भी विश्व इतिहास का परिप्रेक्ष्य उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रकार की लड़ाइयां उठा के देख लीजिए, आपको दो ही चीजों के पीछे जो है पूरा संघर्ष दिखेगा। तो यहां पर अब जो है समय हो गया है कि इन चीजों को कंक्लूड किया जाए और आपके सामने एक अंतिम बात रखी जाए। याद रखिए, जब दिमाग में फैसला कर ही लिया है तो फिर पीछे मुड़ के क्या देखना। जब दिमाग ने फैसला कर ही लिया है और हमारी परिस्थितियों ने उसे एक प्रकार से सही रूप में साबित कर ही दिया है, हमारी परिस्थितियां यानी हमारी जो अब तक की जो पढ़ाई थी और हमारा जो एक स्तर था उसने जो साबित कर ही दिया है, तो अब पीछे मुड़ के क्या देखना। यानी अब यदि आप उतर ही गए हो मैदान में तो सिर्फ आगे बढ़ने का ही सोचो। और इस निर्णय, ये निर्णय जो आपके दिमाग ने लिया है, आपकी बुद्धि ने ली है, इस निर्णय को कभी भी डाइल्यूट मत होने देना, इस निर्णय को कभी भी कमजोर मत होने देना। निर्णय क्या है? मुझे IAS IPS बनना है। क्या करना है? 10 12 13 घंटे पढ़ाई करनी है बस, और अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपना भावात्मक पक्ष और अपना चित्त, इनमें क्या रखना है? सामंजस्य रखना है। हो गया काम। इतनी आसान बात है, इससे आसान बात तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। ठीक है, तो मित्रों, दोस्तों, आज जो है यहीं पर जो है हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।